नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। तो दोस्तों, लास्ट हमने जो वीडियो ख़त्म की थी वो करी थी चार्टर एक्ट 1853 पर। यानी यहाँ से 1857 की क्रांति हो गई, जिसको सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। और इसके बाद अब भारत के अंदर जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो चुका था। तो यहाँ से अब क्राउन का शासन यानी ब्रिटेन की सरकार का डायरेक्ट शासन भारत के ऊपर या ब्रिटेन की रानी का शासन भारत के ऊपर चालू होता है। तो जब यहाँ पर शासन चेंज होता है तो यहाँ पर कुछ ऐसे पद थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर बनाए गए थे, तो यहाँ पर उनकी भी समाप्ति होती है। तो आज हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट, उसके बाद के जो एक्ट आए हैं जिससे हमारे संविधान में चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इसके बाद में जो एक्ट हमारा आता है 1853 के चार्टर एक्ट के बाद में जो हमारा एक्ट आता है वो आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि आता है आपका 1858 में, याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आता है और इस एक्ट में आते के साथ ही धड़ाधड़ प्रोविजंस, धड़ाधड़ सुधार, रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। और सबसे पहला रिफॉर्म हम क्या देखते हैं इसके अंदर? सबसे पहला रिफॉर्म देखते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो पद बनाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर, इन पदों को अब क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। याद रखेगा, इन पदों को क्या कर दिया? आपसे समाप्त कर दिया गया। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में अगला क्या सुधार हुआ? जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, याद रखेगा, जो समय आज 1857 की लड़ाई से पहले भारत का एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, परंतु 1857 की क्रांति के बाद में जब 1858 का इंडियन एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो इसमें गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। और इस पद को समाप्त करने के बाद में एक नया पद बनाया गया जिस पद का नाम था वायसराय ऑफ इंडिया। वायसराय ऑफ इंडिया यानी अब से भारत का गवर्नर जनरल ना रहकर भारत का वायसराय कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? भारत का वायसराय। तो भारत के पहले वायसराय, याद रखिएगा, फर्स्ट वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने और यही लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे? लॉर्ड कैनिंग। और पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। यह 1858 का ही चल रहा है। इसके बाद में अगला सुधार क्या हुआ इसके अंदर? गवर्नर जनरल का पद समाप्त करने के बाद में वायसराय का एक पद बनाया गया, एक नया पद और बनाया गया और उस पद का नाम था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये एक पद बनाया गया और इस पद पर किस इंसान को नियुक्त किया गया? जो ब्रिटेन की जो संसद थी, ब्रिटेन की संसद का एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी ब्रिटेन की जो संसद होती थी उस समय की जो सरकार होती थी वहां का जो एमपी होता था, किसी एक एमपी को वहां से उठाकर भारत सचिव बना दिया जाता था, जो कि ब्रिटेन की सरकार की ओर से भारत में रहकर ब्रिटेन का क्या करता था? प्रतिनिधित्व किया करता था। तो ये 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें ये सुधार किए गए थे मेरे बच्चों। के बाद में अगला जो सुधार हुआ वो ये सुधार हुआ कि जो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति, याद रखिएगा बच्चों, हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसको बोलते हैं। ये नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत के गवर्नर जनरल भी थे, उन्होंने ये नीति चालू करी थी। यानी जो पड़ोसी राज्य थे उनको जबरन या हड़पने के तरीके से थे राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए। तो इस हड़प नीति को
समाप्त कर दिया गया, हड़प नीति का अंत कर दिया गया, यानी अब से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की हड़प नीति नहीं रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्या किया गया, जो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक चीज हुई थी और वो थी डायरकी यानी द्वैध शासन। तो यहां पर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पद ही समाप्त कर दिया तो यानी डायरकी ऑटोमेटिक खत्म हो गई, यानी द्वैध शासन भी यहां पर समाप्त, द्वैध शासन भी, द्वैध शासन क्या हो गया बच्चों, द्वैध शासन समाप्त हो गया। तो ये थे 1858 का जो विद्रोह हुआ था, 57 का विद्रोह, उसके बाद में 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उस एक्ट में ये कुछ सिफारिशें की गई थी और यहाँ से भारत के जो संविधान है, वहाँ से भारत का संविधान की कुछ चीज़ें अब यहाँ से स्पष्ट होती हुई आपको साफ साफ दिखेंगी और अब जान पाएंगे बहुत अच्छे से कि किस तरीके से चीजें हमारे संविधान में ऐड की गई। इसके बाद में जो एक्ट आया हमारा, वो आया काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। यह आया 1861 में। मेरे बच्चों याद रखिएगा, बिल्कुल डेट नहीं भूलनी है, बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी यही इच्छा है कि आप लोग अच्छे से अच्छी चीजें सीख पाएं। देखिए यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बहुत टीचर हैं, बहुत ज़्यादा भरमार हो रखी है टीचर्स की, पर बहुत ही ऐसे कम टीचर होंगे जो चाहेंगे कि बच्चे अच्छे से अच्छा कंसेप्ट लेके जाएं, आसान से आसान तरीके से सीख के जाएं। तो स्टूडेंट का एक ही सपना होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब ले और टीचर का एक ही सपना होता है कि बच्चे को कामयाब कर दे। अगर आप लोग कामयाब होंगे तो हमारा नाम रोशन होगा। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि जो वीडियो में बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझें और कॉपी किताब लीजिए और उस पर लिखिए, की पॉइंट्स अपने बनाइए, अपने नोट्स बनाइए। अब काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो आया, इसके अंदर क्या चीजें बताई गई, तो सबसे पहले इसके अंदर एक चीज बताई गई और वो चीज ये थी कि जो गवर्नमेंट, जो वायसराय था, गवर्नर जो था, इसको सबसे पहले ऑर्डिनेंस को बोलते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर मिल गई। ऑर्डिनेंस पावर है ये मिल गई, किसको मिली, वायसराय को मिल गई। ठीक है, आज की डेट में जो हमारे राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करते हैं। एक्चुअल में अध्यादेश एक ऐसा कानून है जब संसद का कोई एक सत्र, कोई एक सेशन ना चल रहा हो, यानी लोकसभा भंग हो किसी भी कारण से या लोकसभा का सेशन ना चल रहा हो, तो उस समय पर अगर भारत में कानून की जरूरत है तो राष्ट्रपति के द्वारा एक कानून पारित किया जाता है जिसको बोलते हैं अध्यादेश। इसकी मैक्सिमम लिमिट 6 महीने की होती है और 6 महीने तक ये कानून बना रहता है और इस बीच में संसद की बैठक हो जानी चाहिए और संसद की बैठक के 6 हफ्तों के अंदर ये कानून पास हो जाना चाहिए। अगर ये कानून पास हो जाता है तो ये उम्र भर के लिए कानून बना रहेगा। अगर संसद 6 महीने के अंदर बैठक नहीं करती है और इस कानून को, इस अध्यादेश को पास नहीं करती है तो ये अपना रद्द हो जाएगा। तो थोड़े समय के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में, जो आज की डेट में आप देखते हैं हमारे संविधान में, ये पावर काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 से हमें या हमारे संविधान में हमारे राष्ट्रपति को दी गई है। समझ रहे हैं? तो ये पहली बार कब मिली ऑर्डिनेंस की पावर, 1861 में हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद में और क्या काम करा गया, जो वायसराय की काउंसिल थी, याद रखिएगा, जो वायसराय की क्या थी, काउंसिल। तो काउंसिल के जो मेंबर थे, आप याद रखिएगा काउंसिल के मेंबर कितने थे, पहले 4 हुआ करते थे, तो अब एक और जोड़कर 5 कर दिए गए। तो वायसराय की जो प्राइम काउंसिल थी, ठीक है, जिसे आज की डेट में हम कह देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो बिल्कुल इसी तरीके से प्राइम काउंसिल हुआ करती थी। तो उस काउंसिल के मेंबर 3 थे
1833 में लॉर्ड मैकाले को ऐड किया गया और 4 करे गए, और अब एक सदस्य को और ऐड कर लिया गया और अब हो गए 5, यानी 5 काउंसिल मेंबर हो गए। और इन 5 के अलावा 3 मेंबर्स को और, यानी +3 और आप ऐड करेंगे, 3 मेंबर और थे। और ये 3 मेंबर कौन थे, याद रखिएगा बच्चों, ये जो 3 मेंबर थे आपके, ये थे इंडियंस। ठीक है, 3 इंडियंस को वाइसराय की काउंसिल का मेंबर बनाया गया, 3 इंडियंस को। और ये पहला ऐसा, एक तरीके से मान लीजिए इंडियंस की भारतीय राजनीति में, अंग्रेजों की राजनीति में एक कदम रखा था उन्होंने। तो 3 इंडियंस को वाइसराय की काउंसिल का मेंबर बनाया गया। और 3 इंडियन कौन कौन थे ये, तो 3 इंडियन का आप नाम लिख लीजिएगा। पहले इंडियन थे महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ पटियाला। दूसरे थे राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस। और तीसरे थे सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। यानी ये 3 मेंबर थे जिनको वाइसराय की काउंसिल में मेंबरशिप कार्ड दिया गया, यानी इनको मेंबर बनाया गया। और ये पहली बार था कि किसी इंडियंस को वाइसराय की काउंसिल में मेंबर बनाया गया। तो ये तो था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। एक एक्ट आप और देखते हैं इसके बाद जो आता है, और वो एक्ट था आपका जो कि 1892 में आता है, 1892 के अंदर आता है। तो वो एक्ट था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये एक्ट आता है हमारे संविधान के अंदर। जो हमारे संविधान में चीजें हमें देखने को मिलती है, क्या मिलती है अभी समझेंगे आप। इस एक्ट में पहली बार एक चीज बताई गई, और वो ये था कि जो इंडियंस थे, इंडियंस को फर्स्ट टाइम बजट पर, इंडियन को फर्स्ट टाइम बजट पर बोलने व बहस करने की स्वतंत्रता मिल गई। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहली बार इंडियन को बजट पर बोलने व बहस करने की स्वतंत्रता मिल गई। आज की डेट में जब भी हमारी पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कानून लाया जाता है, कोई भी बिल पेश किया जाता है या बजट पेश किया जाता है, तो उसके ऊपर चर्चा होती है, बहस होती है, जो विपक्ष के द्वारा की जाती है, और पक्ष अपना, जो सत्ताधारी दल होता है वो अपना पक्ष रखता है। तो ये बहस करने की जो आप पावर देखते हैं आज की डेट में पार्लियामेंट में, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 यानी 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट से मिली है। इसके बाद में जो एक्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो एक्ट है आपका मार्ले मिंटो एक्ट। याद रखिएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद जो एक्ट आएगा वो आएगा मार्ले मिंटो सुधार, यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मार्ले मिंटो एक्ट या भारत शासन अधिनियम, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। तो अब आया मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स यानी मार्ले मिंटो सुधार। ये जो आया, ये आया प्यारे बच्चों आपका 1909 के अंदर। ठीक है, क्या आया 1909 के अंदर मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स यानी मार्ले मिंटो सुधार। इसके अंदर ऐसी क्या क्या बातें बताई गई जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और किसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो पाती जितना हमारे लिए, हम इंडियंस के लिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चों, पहला इसके अंदर क्या चीज बताई गई, तो पहला इसके अंदर चीज बताई गई
कि जो पृथक निर्वाचन है, पृथक निर्वाचन का क्षेत्र दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, किसको दिया गया? मुस्लिम को, मुस्लिम्स को। तो पहली बार मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। ये सबसे पहला काम किया मार्ले मिंटो एक्ट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को, यानी अल्पसंख्यक उस समय सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को माना गया था और इसी कारण से उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। तो दूसरा रिफॉर्म इसके अंदर क्या किया गया मेरे बच्चों? तो दूसरा रिफॉर्म ये था कि उस समय के भारत के जो वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड मिंटो, याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो उस समय क्या होते थे? भारत के वायसराय। तो लॉर्ड मिंटो ने क्या काम करा? जो वायसराय की, लॉर्ड मिंटो जो थे, जो क्या थे? वो वायसराय थे, वायसराय। तो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया एक इंडियन को, और उस इंडियन का नाम था, जो मेंबर बनाया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया। यानी अब इंडियंस को भी जो प्राइम काउंसिल हुआ करती थी वायसराय की, उसमें अब जोड़ा जाने लगा, उनको हिस्सा दिया जाने लगा कि आइए आप भी शासन चलाने में हमारी मदद कीजिए। तो ये तो था 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद में आपका आता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। याद रखेंगे मेरे बच्चों, क्या आता है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो है ये 1919 में भारत के अंदर आता है। 1919 के अंदर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है भारत के अंदर, और इस एक्ट में कुछ बातें स्पष्ट रूप से कह दी जाती है। तो सबसे पहले बात क्या कही जाती है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के अंदर? तो मेरे बच्चों पहली बात तो यही थी कि मुस्लिमों को 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, परंतु 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में, भारत शासन अधिनियम में, मुस्लिमों के अलावा, मुस्लिम्स के अलावा बौद्ध, सिख, जैन, गैर हिंदुओं को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में गैर हिंदू यानी बौद्ध, सिख, जैन, पारसी आदि को क्या दिया गया? अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया गया इनको भी, कि मुस्लिम ही अल्पसंख्यक है? ये अल्पसंख्यक नहीं है। तो आज की डेट में आप देखते हैं ना, कुछ सीटें फिक्स हैं, जैसे पंचायत के चुनाव हैं तो यहाँ पर महिलाओं की सीट फिक्स है, नगर निगम के चुनाव होते हैं यहाँ पर महिलाओं की सीट फिक्स रहती है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो क्या है? वो अल्पसंख्यक है। तो यही कंसेप्ट जो है हमें 1919 के भारत शासन अधिनियम से देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट रिफॉर्म क्या था? इसमें नेक्स्ट रिफॉर्म ये था, जो वुमेन थी, महिलाएं, इलीट क्लास की, वो भी याद रखिएगा मेरे बच्चों, इलीट क्लास यानी उच्च वर्ग की महिलाएं,
जो उच्च खानदान की महिलाएं थी, पैसे वाले लोगों की वाइफ थी, माताएं थी, बहनें थी, तो उच्च वर्ग के यानी वुमेन को वोटिंग राइट दिए गए पहली बार। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वोटिंग राइट पहली बार महिलाओं को कब दिए गए? तो 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए। ठीक है, या बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है इस चीज को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स कब दिए गए। तो महिलाओं को वोटिंग राइट्स 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में दिए गए। तो इसके बाद में अगला जो पॉइंट आपके सामने आने वाला है, अगला रिफॉर्म क्या था? तो अगला रिफॉर्म मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, अगला रिफॉर्म ये था कि जो वायसराय थे, वायसराय आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वायसराय को ऑर्डिनेंस की पावर मिल गई थी 1861 में, परंतु यहाँ पे ऑर्डिनेंस के साथ साथ वीटो पावर भी मिल गई थी। वीटो पावर किसको मिल गई थी? वायसराय को। कैसे मिल गई थी? यानी पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई भी बिल पेश होता है तो वायसराय के पास ये पावर है कि उस बिल को वो एक्ट ना बनने दे या उसको खारिज कर दे, ठीक है, या उस पर बहस ही ना होने दे। तो इस तरह की पावर को बोलते हैं वीटो पावर, जो कि आज की डेट में हमारे राष्ट्रपति के पास में भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो अगला इसके अंदर पॉइंट बन सकता है, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, इतना तो अगला जो पॉइंट इसके अंदर बना, यानी चौथा पॉइंट जो इसके अंदर बना, वो क्या बना? सेंटर में 2 हाउसेस बनाए गए। ठीक है, सेंटर में 2 हाउस बनाए गए। एक का नाम था लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या नाम था? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक तो था लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा क्या था आपका? दूसरा था आपका काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इन 2 सदन बनाए गए, इनको आप सदन भी बोल सकते हैं, हाउस यानी सदन। तो आज की डेट में आप हमारी संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर 2 सदनों को देखते हैं। एक सदन का नाम है लोकसभा, एक सदन का नाम है राज्यसभा। तो यही 2 सदन जो है यहां पर 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में हमें देखने को मिलते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है यही आपकी राज्यसभा है वर्तमान की, याद रखेगा, यही क्या है? राज्यसभा। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यही आपकी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यही आपकी लोकसभा है, याद रखेगा, ये क्या है? आपकी लोकसभा। और नीचे वाली क्या है आपकी? ये है आपकी राज्यसभा। तो ये राज्यसभा लोकसभा का कंसेप्ट हमें कहां से मिला? तो ये लोकसभा राज्यसभा का कंसेप्ट मिला हमें मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में। ठीक है, 1919 में। इसके बाद में 5वां पॉइंट क्या था इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो 5वां पॉइंट ये था कि फिर से जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें डायरकी स्टार्ट की गई थी। अब यहाँ पे डायरकी को खत्म कर दिया गया था 1858 में, परंतु यहाँ पे फिर से डायरकी को स्टार्ट किया गया, यानी द्वैध शासन फिर से स्टार्ट हुआ। यानी यहाँ पर प्रांतों के अंदर द्वैध शासन शुरू किया गया, याद रखिएगा, शुरू किया। तो प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया और इसमें 2 तरह के विषय थे। एक विषय थे जो थे आरक्षित, याद रखिएगा, एक विषय क्या था? आरक्षित। दूसरा क्या था? हस्तांतरित। दूसरे क्या थे? हस्तांतरित। ठीक है, एक थे आरक्षित विषय, दूसरे थे हस्तांतरित विषय। यानी ये वाले विषय जो थे आरक्षित, ये थे रिजर्व क्वालिटी के, यानी ये सिर्फ और सिर्फ वायसराय ही कानून बना सकते हैं इस पर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है।
और जो हस्तांतरित विषय थे, ट्रांसफरेबल विषय जो थे, ट्रांसफरेबल जो विषय थे, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट जो थे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिन पर राज्य सरकार यानी राज्य मंत्री कानून बना सकते थे। तो राज्यों के अंदर द्वैध शासन कब शुरू हुआ, तो मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बता दीजिएगा। राज्यों के अंदर द्वैध शासन 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट से हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आप देखेंगे यहां पर वो ये है कि पहली बार भारत के अंदर एक फेडरल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लाया गया। समझ रहे हैं, एक फेडरल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट, एक फेडरल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लाया गया। और एक कंसेप्ट ये था कि केंद्र और उसके नीचे राज्य, जो कि आज की डेट में आप देखते हैं, यानी उस समय वायसराय कानून बनाएंगे और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसपे राज्य के मंत्री, प्रांतों के मंत्री कानून बनाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था को बोलते हैं फेडरल विस, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय क्षेत्र। तो भारत में संघवाद की भावना या संघीय क्षेत्र की भावना ये कहां से हमें देखने को मिल रहा, वो हमें मिला 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट से। इसके बाद में एक बात और कही गई इसके अंदर, और वो बात ये थी मेरे प्यारे बच्चों कि आज के डेट में जो आप देखते हैं आईएएस, आईपीएस यानी यूपीएससी, तो यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज, यानी यूपीएससी की स्थापना, यूपीएससी की स्थापना जो है इसी एक्ट की सिफारिश पर की गई थी। यानी 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, इसी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की सिफारिश पर यूपीएससी की स्थापना 1926 में, याद रखिएगा कब की गई, 1926 में। तो यूपीएससी की स्थापना 1926 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो कि 1919 में आया था उसकी सिफारिश के बाद में की गई थी। अगर आपको यूपीएससी के बारे में अच्छे से डिटेल से जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से आपको यूपीएससी की वीडियो मिल जाएगी। और उस वीडियो को आप देखिए, अच्छे से समझिए यूपीएससी क्या होती है, किस तरीके से कार्य करती है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यूपीएससी के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजन थे, ये कुछ की पॉइंट्स थे जो 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद जो हमारा एक्ट आएगा वो आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर वो सारी बातें थी जो अभी तक इससे पीछे जितने भी एक्ट आ चुके थे उन सभी को निचोड़ कर, और जो माल था, जो मलाई थी, वो इस एक्ट के अंदर आ गई थी। और इस एक्ट से ही हमने, जब हमारा संविधान बना तो इसी एक्ट से हमने लगभग हमारे संविधान का 70% हिस्सा इधर से उठाया था। तो सबसे पहले क्या बात की गई थी इसके अंदर मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में जो द्वैध शासन व्यवस्था स्टार्ट की गई थी उसको यहाँ प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था ने डायरकी को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में शुरू किया गया। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था को शुरू किया गया। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट था इसके अंदर। दूसरा क्या था, अब केंद्र के अंदर अगर आ ही गया है तो अब राज्यों को अभी कुछ ध्यान रखना था। तो इसी तरह से पहली बार 3 तरह की लिस्ट जारी की गई। और 3 तरह की लिस्ट क्या थी, एक तो थी सेंटर लिस्ट, एक थी आपकी स्टेट लिस्ट और तीसरी थी आपकी कॉन्करेंट लिस्ट।
कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये 3 तरह की लिस्ट थी और इन 3 लिस्ट में यानी केंद्रीय लिस्ट, राज्य लिस्ट और संघीय लिस्ट, यानी एक कह सकते हैं आप सूचियां, 3 सूचियां, और 3 सूची यानी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियों को सरकार ने जारी किया। ये क्या है आपका केंद्र सूची, ये राज्य सूची और ये समवर्ती सूची। तो इन सूचियों को जारी किया, किसने जारी किया? केंद्र सरकार ने। समझ रहे? केंद्र सरकार यानी वायसराय ने, वायसराय की काउंसिल ने 3 लिस्ट जारी करी। यानी कुछ विषय ऐसे होंगे जिस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, कुछ विषय ऐसे होंगे जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कुछ विषय ऐसे होंगे जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 लिस्ट जारी करी। इसके बाद में इसी एक्ट की सिफारिश पर भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, आरबीआई की स्थापना की गई। इसी एक्ट की सिफारिश पर भारत में एक फेडरल बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की गई। इसी एक्ट की सिफारिश पर भारत में एक फेडरल कोर्ट, ठीक है, भारत का एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि वर्तमान में हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान में जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वही उस समय फेडरल कोर्ट हुआ करता था। और ये सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई है 1935 के भारत शासन अधिनियम के जो सिफारिशें थी, उन्हीं सिफारिशों में एक सिफारिश ये थी कि भारत का खुद का एक केंद्रीय न्यायालय होना चाहिए, फेडरल कोर्ट होना चाहिए, जो कि केंद्र और राज्यों पर दोनों पर समान अपनी पकड़ बना के रखे। तो इसी की सिफारिश पर भारत में 1935 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई और यही फेडरल कोर्ट आगे चल के सुप्रीम कोर्ट कहलाया। समझ? और मेरे प्यारे बच्चों, इसी एक्ट की सिफारिश पर भारत में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की सिफारिश की गई। डायरेक्ट इलेक्शन, इसी एक्ट की सिफारिश पर भारत में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन होने के बाद में पहली बार कांग्रेस ने राज्यों के अंदर, प्रांतों के अंदर अपनी सरकार बनाई। तो डायरेक्ट इलेक्शन जो आज की डेट में हम देखते हैं, लोकसभा में प्रधानमंत्री का इलेक्शन और राज्यों की विधानसभा में मुख्यमंत्री का इलेक्शन, वो सभी इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन के एग्जाम्पल हैं। और ये डायरेक्ट इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन का कंसेप्ट हमें कहां से मिला? भारत शासन अधिनियम 1935। तो बच्चों ये एक्ट आए थे, ये हमारे संविधान का बैकग्राउंड था एक तरीके से। और जब एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में संविधान सभा का विचार दिया गया और कैबिनेट मिशन की सिफारिश के बाद में 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान की पहली बैठक हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ये डेट आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान की पहली बैठक हुई और इस बैठक में ये बात फिक्स कर दी गई कि अब हमारा संविधान बनेगा और संविधान बनाने में लोगों का क्या क्या कार्य होगा, यहाँ पर कार्य बांट दिया गया। और इसी के कुछ दिन के बाद में 13 दिसंबर 1946 में ही 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित करा और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत की संविधान की प्रस्तावना बना। ठीक है, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत के संविधान का क्या बना? प्रस्तावना बना। तो हमारा संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई। यहाँ पर हमारा संविधान लागू कर दिया गया, आधे से ज़्यादा लगभग 75% हिस्सा लागू कर दिया गया था और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू हो गया। और हमारे संविधान बनने में जो समय लगा वो लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। जब हमारा संविधान बना तो अंतिम रूप से 26 जनवरी 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर करे थे संविधान सभा ने। तो क्वेश्चन बनता है कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर करे थे? तो 280 सदस्यों ने संविधान सभा
के सदस्य जो थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1949 को, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद में फाइनली 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और यह संविधान जिसमें 22 भाग जब लागू हुआ, 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थी, यानी 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान की बात करें तो 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 470 से ज्यादा अनुच्छेद हैं। तो ये हमारा संविधान है जिसको हर एक विद्यार्थी को पढ़ना जरूरी है अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है मेरे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। यहां पर संविधान का बैकग्राउंड समाप्त होता है। इसके बाद जो पॉलिटी के अंदर कुछ टॉपिक बच गए हैं हम उनको क्रम के हिसाब से लाते रहेंगे आपके सामने। तो आज की वीडियो ही समाप्त होती है और मैं आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।